हाय गाइज। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स। आगे से हम लोग स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हम लोगों ने छोड़ा था। हम लोग को आज पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ने से पहले हमको ये समझना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये तो सिंपल सा क्या है कि इलेक्ट्रिक कोई फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग वेक्टर ई से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इसके पास डायरेक्शन होता है जो कि किसके इक्वल होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। यानी ये फोर्स क्या है, ये फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी कि जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स लगाया जा रहा है ये फोर्स है। और पर यूनिट चार्ज, अब फोर्स जो होता है ये वेक्टर होता है, इसलिए इस पर क्या लग गया, वेक्टर लग गया। और फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है वो न्यूटन होता है और चार्ज का क्या होता है, कूलॉम होता है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ऐसा यूनिट हो गया वो हो गया न्यूटन पर कूलॉम। बट थोड़ा और अच्छे समझते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, जैसे कोई एक चार्ज ले लीजिए, कोई एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लीजिए। मान लेते हैं, हमने क्या मान लिया कि एक कोई पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ से क्या होगा, इसके चारों तरफ क्या होगा, एक फील्ड जनरेट होगी। एक क्या जनरेट होगी, एक फील्ड जनरेट होगी, जिसमें क्या होगा, अगर हम किसी दूसरे चार्ज को लेके आएंगे तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इस एरिया को जो है, इस जो एरिया जो है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब यहाँ समझिए, ये जो लाइन बना है, ये लाइन शो करने के लिए बना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ये क्या है, इसी तरफ है, मतलब ये डायरेक्शन शो कर रहा है। ये जो एरो बना है डायरेक्शन शो कर रहा है। अब यहाँ समझिए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज पे जो होता है, इस एरो का मतलब ये हुआ कि ये क्या है, फॉरवर्ड आगे निकल रहा है। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या है, इससे आगे की तरफ है। बट अगर यहीं पे हम क्या ले लें, एक निगेटिव चार्ज ले लेते हैं, तो निगेटिव चार्ज में क्या होगा, जस्ट इसी का अपोजिट इस तरीके से होगा, इनवर्ड। इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा वो इसकी अंदर की तरफ ऐसा होगा, कुछ है इस तरीके से। तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए बताया क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है कि इन्फिनिटी से अगर हम किसी पॉजिटिव चार्ज को जो है किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे लेके आते हैं, तो उस पर जो वर्क डन होगा उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट पे लेके आते हैं, यानी कि हमको पहले ये समझना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो हमें उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी चार्ज के चारों ओर वह एरिया जिसमें क्या होता है, किसी अनदर चार्ज को लेके आए तो क्या होगा, उस पर कोई ना कोई एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो आगे चलिए देखते हैं। अब हम लोग को ये समझना होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंपल सा है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब ये है कि लेट सपोज यहाँ पे क्या है, कोई एक क्यू चार्ज है, क्यू पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके चारों ओर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होंगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होने का मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे, किसी भी चार्ज को यहाँ पे हम लेके आएंगे तो क्या होगा, किसी चार्ज को जब लेके आएंगे तो इस पर क्या होगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। अब यहाँ समझिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब ये हुआ कि अगर हम इन्फिनिटी से, लेट सपोज जो हम इन्फिनिटी क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट है। इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी एक रेफरेंस पॉइंट। अब यहाँ समझिए कि इन्फिनिटी से किसी एक Q1 चार्ज को क्या है, इन्फिनिटी से किसी Q1 या किसी चार्ज को जो है लाने में, कहाँ पर लाने में, इस फील्ड में किसी एक पॉइंट पर, ध्यान दीजिएगा, इस फील्ड में किसी एक पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, V से। और इसका जो फार्मूला हो जाएगा कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अरे चार्ज कोई लेके आया जा रहा है, उस पर जितना वर्क डन लगा उसी को क्या बोलेंगे, वोल्ट। इसी को वोल्ट या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब देखिए, वर्क का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है जूल, और जो होता है चार्ज का होता है कूलाम। तो इसका एक ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल पर कूलाम। बट इसका जो ज़्यादातर मोस्टली जो होता है देखा जाता है, ये वोल्ट होता है।
वोल्ट, VOLT वोल्ट, इसे V से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, V से। तो ये रहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। ठीक है, अब हमको एक चीज़ और समझना होगा कि हमको ये जानना होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। यहीं पर इसको भी क्लियर कर देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। यूँ समझिए कि कोई एक Q पॉजिटिव चार्ज है जिसके चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई हैं। अब यहाँ बहुत ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई हैं, जनरेट हुई हैं। अब यहाँ पे मान लेते हैं हम VA, यहाँ पे क्या मान लेते हैं कि यहाँ पर VA क्या है, इस पॉइंट पर यहाँ मान लेते हैं पॉइंट ए है, तो ए पॉइंट पर इसका वोल्टेज VA है, यानी कि इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या है, VA है। और यहाँ कहीं मान लेते हैं क्या है, VB है, यानी इस मान लेते हैं पॉइंट क्या है, B। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मान लेते हैं एक पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट B। ए पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना है, VA है, और B पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है VB है। अब यहाँ समझिए कि अगर VV को, यानी वोल्टेज जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट V को, अगर हम जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट A पे लाने में जो वर्क डन होगा उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं हम, V = VA - VB। ठीक है, इसको लाने में जो वर्क डन हुआ उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। या फिर सिंपली इसको बोल सकते हैं हम डेल्टा V = क्या हो जाएगा, W/Q। बस सब कुछ सेम है, बस केवल कॉन्सेप्ट को समझना है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे समझते हैं। फीलिंग नहीं आई, कोई बात नहीं, फीलिंग दिलाते हैं, अभी रुक जाइए न्यूमेरिकल सॉल्व करके, चिंता ना कीजिए। लेकिन उससे पहले हमको ये समझना होगा थोड़ा सा और, कि हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, फिर पढ़ लेते हैं ओम्स लॉ। इसके बाद जो है हम लोग सब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ जो है ये जर्मन के एक साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े फिजिशियन थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक लॉ दिया है, उसी लॉ को हमको समझना है, और इसकी वेरिफिकेशन भी आते हैं, इसको भी बाद में बता देते हैं, अभी हम बता देते हैं, वेरिफिकेशन भी बताते हैं। लेकिन सबसे पहले हमको ये समझना होगा ओम्स लॉ जो है क्या होता है और ये किस पर वैलिड है। ये बात समझ रहे ना, हमको ये समझना है क्या ओम्स लॉ हर एक सर्किट पर वैलिड है। ये बात आती है सर्किट क्या होती है, सर्किट क्या होती है इसको समझिए। जैसे करंट जो है, करंट जो है किसी एक क्लोज्ड पाथ में, द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए थ्रू ए क्लोज्ड पाथ, देन दिस क्लोज्ड पाथ और दैट क्लोज्ड पाथ इज नोन एज सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या होता है कि जैसे यूँ समझिए कि एक क्या है, यहाँ से करंट फ्लो होके जा रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, एक क्लोज्ड पाथ है, यहाँ से एक क्या हो रहा है, करंट फ्लो होके जा रहा है। तो ये जो क्लोज्ड पाथ होगा, इसी होल क्लोज्ड पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा अब कि ओम्स लॉ क्या होता है। तो सिंपल सा है ओम्स लॉ। ओम्स ने क्या बताया था कि द करंट थ्रू ए मेटेलिक एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन इट्स एंड प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसका मतलब यहाँ समझिए कि क्या है, इन्होंने ये बताया कि अगर किसी मेटेलिक एलिमेंट पे, मतलब कोई एक एलिमेंट है, अगर उस पर हम आई करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, उस पर हम आई करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वोल्टेज के, पोटेंशियल डिफरेंस के। यानी कि अगर यूँ समझिए कोई एक मेटेलिक एलिमेंट है, क्या है, कोई एक मेटेलिक एलिमेंट है, उसमें अगर हम आई करंट फ्लो करा रहे हैं, तो क्या होगा, ये आई करंट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन इन्होंने रखा है कि अगर उसकी फिजिकल जो स्टेट हो चेंज ना हो, यानी कि उसके लेंथ ब्रेथ में कोई भी चेंजिंग ना हो, या फिर क्या उसका जो कांस्टेंट, मतलब जो टेम्परेचर हो रिमेन कांस्टेंट, यानी कि उसका टेम्परेचर जो उसमें कोई भी चेंजिंग ना हो। ठीक है, तभी क्या है, ये ओम्स लॉ वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा। एक बात और है, ओम्स लॉ जो है इज ओनली वैलिड फॉर मेटेलिक कंडक्टर और मेटेलिक एलिमेंट, एंड एक चीज़ और है, कुछ एलॉय होते हैं एंड सम एलॉय जो होते हैं जिसके कंडक्टर होते हैं, उस पर भी क्या होता है, ये ओम्स लॉ जो है वो वैलिड है। बट हर एक एलिमेंट पे, हर एक कंडक्टर पे ये वैलिड नहीं है। अब यूँ समझिए कि इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि अगर हम किसी मेटेलिक एलिमेंट में आई करंट पास कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बट जो है फिर वहाँ से इन्होंने क्या दिया, V = IR दिया। अब आई आर क्या है, आर जो है, आर आर क्या है, आर रेसिस्टेंस होता है, आर इज
रेसिस्टेंस। ये क्या है, ये जो है प्रोपोर्शनलिटी है। क्या है, आर इज प्रोपोर्शनलिटी विच इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। आर क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी है जिसे हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अगर आर की वैल्यू आप निकालना चाहेंगे, लेकिन रियल में जो है ओम्स लॉ जो है ये V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। अब यहाँ से आप अगर आर रेसिस्टेंस क्या होता है बताते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ आर निकालना चाहेंगे तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आई। अब यहाँ देखिए V का जो होता है वोल्टेज ही रहेगा, आई का क्या होता है करंट, एम्पियर हो जाएगा। वोल्टेज पर एम्पियर या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट होता है उसे हम लोग कहते हैं ओम। ओम क्या कहते हैं, ओम। अब ओम क्यों, क्योंकि ये जो है साइमन ओम एक जर्मन क्या थे, साइंटिस्ट थे जिनके द्वारा क्या किया था, इसकी डिस्कवरी, इस पर स्टडी किया गया था, इसको मतलब इसको डिस्कवर किया गया था। इसलिए क्या हुआ, इसका ऐसा यूनिट क्या माना गया है, ओम माना गया। और ओम का जो साइन है कुछ इस तरीके से है, ये रहा। और या फिर अगर आप लिखना चाहेंगे OHM, ओम बस। ठीक है, तो अब लेकिन यहाँ हमको ये समझना है रेसिस्टेंस क्या होता है। रेसिस्टेंस जैसे यूँ समझिए कोई एक कंडक्टर है, तो यहाँ देखिए रेसिस्टेंस क्या होता है, लेट सपोज इट इज अ कंडक्टर। ये क्या है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। अब रेसिस्टेंस हम लोग समझने जा रहे हैं। रेसिस्टेंस क्या होता है कि अगर किसी कंडक्टर में जो है क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो उस करंट को रोकने के लिए, यानी उस करंट को जो कंपोनेंट रोकता है उसी कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का मतलब फिर से समझिए कि ये क्या है, लेट सपोज इट इज क्या है, ये क्या है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। अब यहाँ से हमने आई करंट पास किया। अब आई करंट पास करने पे जो है जितने हम पास करते हैं, अगर हम उसमें जैसे देखिए यहाँ पे हमने बल्ब लगा दिया, कुछ लगा दिया, तो वो क्या हो जाएगा, वो इस करंट को कुछ ना कुछ रोकेगा। उसी वो जो कंपोनेंट जो रोक रहा है उसी कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस बोलेंगे। और इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट होता है ओम होता है, जिसका फार्मूला होता है V बाई आई। अब ये समझते हैं हम इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड है। इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस जो है किस किस फैक्टर पर डिपेंड है, तो आइए उसको एक एक करके समझते हैं हम लोग। तो ये देखिए इलेक्ट्रिक जो रेसिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आर। इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस का जो सिंपल सा फार्मूला होता है ये क्या होता है कि अगर क्या है, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस सबसे पहले इंक्रीज कब होगा, अगर जो है किसी एक वायर या फिर कंडक्टर की जो लेंथ है वो यल है, अगर उसको हम इंक्रीज कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, उसकी रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी रेसिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर यल लेंथ क्या है, कोई कंडक्टर है उसकी लेंथ को हम इंक्रीज कर दे रहे हैं, मतलब उसका क्या हो गया, उसकी रेसिस्टेंस भी इंक्रीज कर गई। बट एक कंडीशन है यहाँ पे कि अगर आर रेसिस्टेंस का क्या है, अगर मान लीजिए कोई एक वायर है उसका एरिया क्या है, उसका एरिया ए है, क्या है, ए है। अगर इसको हम बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो इसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका रेसिस्टेंस, एरिया बढ़ा दिया तो रेसिस्टेंस कम। इसका मतलब ये हुआ रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया। क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया। अब इसी को कंबाइन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, आर एल बाई ए। अब इसी प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है जिसे हम लोग रो कहते हैं। रो क्या होता है, एक स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है। अब इसको बताते हैं क्या होता है। ये बन गया हमारा टोटल रेसिस्टेंस का फार्मूला। टोटल रेसिस्टेंस का फार्मूला फिर से एक बार समझिए कि ये क्या होता है, रो क्या होता है, रो जो होता है इसे हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ये जो होता है आप इसको हीट कीजिए, कुछ कीजिए, मतलब कोई भी फिजिकल स्टेट में चेंज नहीं होने वाला। कोई भी आप फिट कुछ भी करिए इसके साथ, इसकी ये जो होगा इसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगी। हाँ बट ये है चेंज कब होंगी, ये कंडीशन है, ये NTSC का क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा कि कब चेंज होंगी। जो रेसिस्टिविटी होती है इसे हम लोग रेसिस्टिविटी या फिर स्पेशल रेसिस्टेंस कहते हैं। जो रेसिस्टिविटी होती है वो नेचर ऑफ एलिमेंट, यानी किस एलिमेंट से मिल के बना हुआ है इस पर डिपेंड करता है, तभी चेंज होगा। अदरवाइज जो है ये चेंज नहीं होता है। अब यहाँ समझिए फिर से एक बार कि अगर आर क्या होगा, किसी एक यल वायर की क्या है, यल लेंथ की वायर कोई कंडक्टर है, तो अगर लेंथ इंक्रीज कर देंगे रेसिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाएगा। एरिया घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगा। एरिया बढ़ा देंगे लेंथ
एरिया बढ़ा देंगे तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ से जब दोनों इक्वेशन क्या कर देंगे, आपस में कंबाइन कर देंगे, तो ये प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हमने रो का यूज किया, रो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रो जिसे हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलते हैं, या फिर इसे सिंपली यूँ कहा जाए रेसिस्टिविटी कहा जाता है। अब यहाँ समझिए रेसिस्टिविटी ये हो गया, तो रेसिस्टेंस भी हो चुका। रेसिस्टेंस क्या होता है, हाँ लेकिन यूँ समझिए पूछेगा। अब आया चीज़ और देखिए, रेसिस्टेंस अब किस पे डिपेंड करता है भी, और चीज़ देखिए, जो रेसिस्टेंस होता है, अगर कोई एक वायर है, क्या है, कोई एक वायर है, उसका टेम्परेचर आप इंक्रीज कर देंगे, लिसन अगेन माय वर्ड्स केयरफुली, अगर कोई एल लेंथ की कोई वायर है, उसके टेम्परेचर को हमने इंक्रीज कर दिया, मीन्स हमने उसके रेसिस्टेंस को भी बढ़ा दिया, यानी कि आर रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ एनी कंडक्टर। ओके, और एक चीज़ और है, अगर ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ एलिमेंट, किस किस एलिमेंट से मिलके बना है, उस पर भी इसकी रेसिस्टिविटी, इसकी जो रेसिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है। जैसे एल्युमिनियम का बना हुआ, सिल्वर का, तो मैग्नीज का, सबका अलग अलग रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये फिर से एक बार सुन लीजिए, इसकी 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, 5 फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहला लेंथ, लेंथ बढ़ेगा, लेंथ क्या होता है, रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया, और जो एरिया होता है वो क्या होता है, रेसिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ से फार्मूला क्या आता है, आर इक्वल टू पी एल बाई ए, पी क्या होता है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, या इसे हम लोग रेसिस्टिविटी कहते हैं। और जो रेसिस्टेंस होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और रेसिस्टेंस जो होता है किस पे डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस डिपेंड करता है नेचर ऑफ एलिमेंट, यानी किस एलिमेंट से ये मिल के बना हुआ है। बट यहाँ पर ये क्वेश्चन ही आता है कि क्या इस पर भी यही चीज़ लागू होता है, जो रेसिस्टिविटी होती है, रेसिस्टिविटी जो होता है इस पर कोई आप कुछ भी कीजिए नो प्रॉब्लम, बट हाँ अगर इसके जो एलिमेंट है उसको चेंज कर देंगे, मतलब जैसे ये है कि अगर रेसिस्टिविटी मान लेते हैं, ये क्या है, ये हमने माना था अभी क्या, एक वायर है, तो मान लेते हैं एक एल्युमिनियम का वायर है, एल्युमिनियम का वायर है, इसकी रेसिस्टिविटी अलग होगी, यानी इसका रो इसे जो पी की तरह बना है रो, ये क्या है रो, इसकी रेसिस्टिविटी अलग होगी। बट अगर मान लेते हैं हम कॉपर ले लिया, तो इसकी रेसिस्टिविटी अलग, क्यों, क्योंकि ये दोनों अलग अलग एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं। तो ये हो गया आज का हमारा जो है बेसिक जो थ्योरी थी वो हो गई। अब आगे हम लोग फीलिंग लेने के लिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए एकदम आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या है, व्हेन ए पार्टिकल ऑफ चार्ज 10 माइक्रोकूलम, क्या है, व्हेन ए पार्टिकल ऑफ चार्ज 10 माइक्रोकूलम इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, 2 मिलीजूल ऑफ वर्क इज डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, व्हाट इज द पोटेंशियल एट बी। फिर से समझिए क्वेश्चन को, फिर समझिए कि व्हेन ए पार्टिकल ऑफ चार्ज 10 माइक्रोकूलम, क्या है, जब कोई एक पार्टिकल, क्या है, कोई एक पार्टिकल मान लेते हैं, वो क्या है, उसके ऊपर जो चार्ज है 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है। अब इसी को क्या किया जा रहा है, इन्फिनिटी से, क्या है, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में, इन्फिनिटी से, कहाँ से, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने पे जो वर्क डन हुआ है वो 2 मिली जूल है। कितना है, 2 मिली जूल है, 2 मिली जूल है। तो पूछा क्या है, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पॉइंट यहाँ पे लाया गया है, तो ये पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल बताइए। तो पोटेंशियल, सिंपल सा पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। तो वर्क डन कितना हुआ, 2 मिली जूल। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 मिली जूल, क्या मिली जूल जो है वर्क का ऐसा यूनिट है, नो जूल है, तो इसको जूल में चेंज करने के लिए मिली है, यानी कि 2 इंटू 10 की पावर 3 जूल हो जाएगा, डिवाइड बाई क्यू। क्यू क्या है, क्यू जो है 10 माइक्रोकूलम। अब समझिए माइक्रोकूलम का मतलब ये हुआ, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। अब क्या माइक्रोकूलम जो है चार्ज का एसआई यूनिट है, नहीं है, तो इसको हम सबसे पहले एसआई यूनिट में चेंज करेंगे। अब माइक्रो का मतलब हो गया 10 की पावर -6, तो ये -6 कूलम हो जाएगा। अब समझिए यहाँ देखिए, ये डिवाइड में है तो ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों का देखिए बेस सेम है, तो ऊपर चला जाएगा माइनस हो जाएगा, और 2 से इधर 5 हो जाएगा, यानी कि 1/5 इंटू 10 की पावर -3 प्लस में 6, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/5 इंटू 10 की पावर 3। जब इसको चेंज करेंगे
तो आ जाएगा ये 0.2 इंटू 10⁻³ ये क्या है, ये है वर्क यानी जूल पर कूलम्ब। क्या आ जाएगा 0.2 इंटू 10⁻³ जूल पर कूलम्ब। इसी को अगर आप लिख सकते हैं क्या 0.2 इंटू 10⁻³ जूल पर सेकंड को लिख सकते हैं 2 फिर इसे 0.2 है, फिर 3 जीरो लगा दीजिए, फिर एक अंक बाद डेसिमल लगा दीजिए, क्या हो गया एक डेसिमल क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा आपका ना, तो हो जाएगा 200, क्या हो जाएगा 200 जूल पर सेकंड। अब आप इसी को लिख सकते हैं 200 वोल्ट, क्या लिख सकते हैं वोल्ट, क्योंकि जूल पर सेकंड इज इक्वल टू वोल्ट। तो इसका जो फाइनल आंसर आ गया 200 वोल्टेज। यानी कि अगर हम 10 माइक्रो कूलम्ब की चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट पी पर लाने में हमको 2 मिली जूल का वर्क डन किया गया है, तो उस पॉइंट पर जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 200 वोल्ट या फिर 200 जूल पर कूलम्ब होगा, जूल पर कूलम्ब। ठीक है, यहाँ पर भी रहेगा जूल पर कूलम्ब रहेगा, ठीक है, सेकंड नहीं जूल पर कूलम्ब। तो ये हुआ आपका फाइनल आंसर। हम लोग दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल हम लोग के सामने है, क्या है, calculate the work done in taking a charge of 0.2 coulomb from A to B if the potential difference at A is 20 volt and that V is 30 volt। क्या कह रहा है कि अगर जो है A से B हम क्या कर रहे हैं, किसी एक चार्ज को ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट दी वर्क डन, हमको क्या करना है, हमको वर्क डन फाइंड आउट करना है। ठीक, हमको दिया क्या गया है चार्ज कितना दिया गया है 0.02 कूलम्ब। पोटेंशियल ए पे कितना दिया गया है, पोटेंशियल ए पे दिया गया है 20 वोल्टेज, पोटेंशियल बी पे कितना दिया गया है 30 वोल्टेज। अब यहाँ समझिए हमसे क्वेश्चन क्या कहा है, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस एट ए, हम पोटेंशियल डिफरेंस ए पे इतना है और बी पे इतना है। ठीक है, ए पे 20 वोल्ट है, बी पे 30 वोल्ट है। हमसे कह रहा है ए से बी तक, ए टू बी क्या किया जा रहा है, ये चार्ज 0.02, एक चार्ज है 0.02 है, क्या है एक चार्ज है 0.02 है, फ्रॉम ए टू बी, मतलब यूँ समझिए ए टू बी, यहाँ से जो है यहाँ से इधर यहाँ पे लाया जा रहा है। यहाँ पर क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है 20 वोल्टेज, यहाँ पर है 30 वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या लाया जा रहा है, इस पोटेंशियल यानी इस चार्ज को, यहाँ पे जो चार्ज है 0.02 कूलम्ब चार्ज को इस पॉइंट से यहाँ पर लाया जा रहा है और इस पॉइंट पे पोटेंशियल है 20 वोल्टेज। तो आपका जो आ जाएगा डेल्टा वी क्या होता है, डेल्टा वी क्या होता है वी माइनस वी ए। तो यहाँ बी यहाँ पे लाया जा रहा है इसलिए बी हो गया, यहाँ से लाया जा रहा है इसलिए वी हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया 30 माइनस 20 आके आ गया 10 एंड डेल्टा वी इज इक्वल टू कितना आ गया 10 वोल्टेज। डेल्टा वी इज इक्वल टू कितना आ गया 10 वोल्टेज आ गया। अब समझिए हमको करना क्या है, हमको निकालना वर्क डन, सिंपल सा। V इज इक्वल टू क्या होता है डब्ल्यू बाई क्यू, क्यू पता वी पता डब्ल्यू। देखिए कैसे हमको चाहिए क्या, इसको इधर लाएंगे, इधर डिवाइड में इधर आएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, आ गया डब्ल्यू। वी कितना है 10 है, इंटू क्यू कितना है, क्यू देखेंगे 0.02। अब इसी से डिवाइड करेंगे, डेसिमल यहाँ चला आएगा 0.2। अब ये वर्क है यानी कि जूल में आ जाएगा, तो आ गया आंसर 0.02। 0.02 नो 0.2 जूल, कितना आ गया 0.2 जूल, क्योंकि यहाँ डेसिमल तो फिनिश हो जाएगा, एक 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यस, ये रहा आपका आंसर। तो हम लोग करते हैं तो आइए हम लोग तीसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 2 वोल्ट सेल इज कनेक्टेड टू 1 ओम रेसिस्टर, यानी 1 ओम रेसिस्टर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कम आउट ऑफ द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इन 2 मिनट। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक सेल है, उस सेल की जो इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है वो कितनी है 2 वोल्ट है, कितना है 2 वोल्ट है। एक सेल जिसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वोल्टेज कितना है 2 वोल्ट का है, उसको जो है 1 ओम रेसिस्टेंस के साथ हमको मिला गया है, हमको वोल्टेज दिया गया है कितना 2 वोल्ट, और इसको जो है इसी वोल्टेज 2 वोल्ट वोल्टेज को क्या किया जा रहा है 1 ओम रेसिस्टेंस से कनेक्ट किया जा रहा है। फिर पूछा क्या जा रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कम आउट ऑफ द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इन 2 मिनट। यूँ समझिए कि एक सेल हो गया, सेल
सिंपली सेल बोला तो सेल ऐसे देख लीजिए, सेल ये हो गया, एक सेल हो गया। ये जो बड़ा वाला पॉजिटिव है नेगेटिव यहाँ से कुछ इस तरीके से है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या है, 1 ओम का रेसिस्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ से पूछ क्या रहा है कि हमसे पूछा क्या है कि 2 वोल्ट, ये कितना दिया गया है, 2 वोल्टेज दिया गया है। ये आपका जो सेल है वो कितना दिया गया है, 2 वोल्टेज का सेल अगर जो है 1 ओम रेसिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया जाता है तो 2 मिनट में कितना टाइम बराबर दिया गया है, 2 मिनट में कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे। तो सिंपल सा आप जानते हैं क्या, इसको अवरेज कर दे रहे हैं, ये केवल फिगर आपको समझाने के लिए बताया गया है, ध्यान दीजिएगा आगे। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू वाई आर बाई ओम्स ला। वाई क्या है, ओम्स ला, ओम्स ला। अब यहाँ समझिए, V आपको पता है, V आपको पता है, ठीक है। हमसे पूछा कितना करंट होगा, तो V हमको पता है 2 वोल्टेज, ठीक है। I आपको नहीं पता, R पता है 1। अब पूछा है कितना इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव, कितना इलेक्ट्रॉन जो होगा यहाँ से होके जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 है, इंटू 1 ही रहने दीजिए। अब आई इक्वल टू क्या जानते हैं आप, आई इक्वल टू जानते हैं क्यू बाई टी, क्या जानते हैं, क्यू बाई टी जानते हैं ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, याद कीजिए। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, क्यू बाई टी इंटू 1। अब क्यू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हमने आपको पढ़ाया था। क्यू के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एन ई, क्या लिख सकते हैं हम, एन ई। तो यहाँ पे आ गया एन ई बाई टी इंटू आर, यहाँ पे भी रहने दीजिए अभी। अब समझिए, हमको पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको यहीं रहने दीजिए, बाकी सबको उधर फेंकिए। ये हो जाएगा बी, इधर क्या है टाइम, इधर डिवाइड में, इधर आएगा मल्टीप्लाई में, और रेसिस्टेंस आर इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। ये ई इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में। बचा क्या, इधर एन बचा, इसको सॉल्व कर लीजिए। वी कितना है, 2 है, 2 ही रहने दीजिए, इंटू टी कितना है, टी टाइम कितना दिया गया 2 मिनट। अब 2 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 सेकेंड, तो यहाँ लिख देंगे 120, डिवाइड बाई आर कितना है 1 है, ई कितना है, ई मतलब क्या हो गया 4001 इलेक्ट्रॉन। तो 4001 इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब इसी को सॉल्व कीजिए, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही चीज़ आएगा, इसको करेंगे आ जाएगा 24 0 1.6 इंटू 10 की पावर, ये देखिए इधर नीचे क्या डिवाइड में 19, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा इतना डिवाइड बाई 16 इंटू 10 की पावर 19। इसको पूरा सॉल्व कीजिए तो 16 का टेबल 24 में 1 बार गया, कितनी बार गया 1 बार, ठीक है। अब बचा कितना 8, 5 बार गया, फिर 0 इंटू 10 की पावर 19। इसी को आप लिख सकते हो 15 इंटू 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन। ये रहा आपका आंसर, यानी 15 इंटू 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, निगेटिव टर्मिनल से पास हो जाएंगे। तो ये रहा आपका आंसर, क्या है 15 इंटू 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो आज का बस वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।